प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान, धर्म और सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना भी बिहार में ही हुई और नालंदा, तिलहारा तथा विक्रमशिला जैसे विख्यात महाविहारों की स्थापना भी हुई। बुद्ध खुद कहते थे कि बौद्ध परंपरा के 3 स्तंभ हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। तो संघ को बहुत महत्व दिया जाता था और वो संघ ही एक शिक्षा संस्थान के रूप में समझा जाता था। फॉर्मल एजुकेशनल सेंटर अगर कहा जाए तो नालंदा में रहा है और उस समय से लेकर के 600-700 वर्षों तक यह चलता रहा। नालंदा महाविहार विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा हुआ। शेनसांग के हिसाब से 1500 शिक्षक थे यहाँ पर और 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यह भी किंवदंती है कि जो लोग पढ़ने आते थे उनकी गेट पर ही एक द्वारपाल परीक्षा लेता था और अगर वो योग्य पाए जाते थे तभी उनका दाखिला विश्वविद्यालय में होता था। और पूरी की पूरी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो अभी जो हम खंडहर देख रहे हैं वहां पर, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है उसका। इस महाविहार के आंगन में एक मंच स्थित है, जिस पर खड़े होकर आचार्यगण नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन करते थे और वाद विवाद एवं धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करते थे। जिस तरह के विषय पढ़ाए जाते थे उनसे पता चलता है कि वहाँ पर न सिर्फ बौद्ध चिंतन से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बल्कि दूसरे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। वेदों की पढ़ाई थी, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई थी, मेटलर्जी की पढ़ाई थी, गणित की पढ़ाई थी, व्याकरण की पढ़ाई थी, बौद्ध दर्शन की पढ़ाई थी, न्याय शास्त्र की पढ़ाई थी। चीनी यात्री श्वेनसांग ने बताया है कि हर्षवर्धन ने कई गांव नालंदा के आसपास नालंदा महाविहार के मेंटेनेंस के लिए उसके राजस्व को दान स्वरूप में दिया था। People were coming from all over the world to gain education here and they did not get admission. So they would go to lesser known universities. So one of them, which is believed that Tilhara, is actually a smaller scale university. नालंदा महाविहार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर तिलधक नाम का एक विश्वविद्यालय स्थित है, जिसका मुख्य विवरण चीनी यात्री श्वेनसांग के यात्रा वृतांत में पाया गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इस गांव को तिलधक महाविहार से आइडेंटिफाई किया और 2009 से 14 के बीच में पुरातत्व निदेशालय द्वारा यहाँ खुदाई की गई। उससे कई दिलचस्प जानकारी मिली है, जैसे ब्राह्मी और नागरी जो प्राचीन लिपियां हैं उसमें अंकित मोहरें मिली हैं। उन मोहरों से ये पता चलता है कि इसका नाम श्री प्रथम महाशिवपुर था। 2 हिरणों का चित्र अंकित है और उसके नीचे प्राचीन लिपि में इसका नाम अंकित है। ये छोटी ब्रॉन्ज मूर्ति संभवतः बौद्ध देवी भृकुटी की है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको तराशा गया है। तिलहारा से प्राप्त ये 2 मृण मूर्तियां जो आप देख सकते हैं कि भेर का है और उत्खनन का जो स्तर जिससे ये प्राप्त हुआ है वो शोंग कुसान फेज का है,
जो लगभग 2200 से लेके 1700 वर्ष पूर्व का है। जहां एक ओर तिल्हारा महायान बौद्ध अध्यापन और दर्शन का केंद्र थे, वहां 8वीं शताब्दी में प्रथम तांत्रिक बौद्ध महाविहार स्थापित किया गया, जो विक्रमशिला के नाम से प्रख्यात हुआ। विक्रमशील विश्वविद्यालय भागलपुर के पास अंटीचक में स्थित है। विक्रमशील महाविहार के प्रांगण के मध्य में एक स्तूप स्थापित था। स्तूप की चारों दिशाओं में एक एक चैत्य और बुद्ध की मूर्ति भी बनी हुई थी। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में स्थित कक्षों से एक चैत्य और बुद्ध की मूर्ति को देखना संभव था। उत्खनन से महाविहारों के अलावा आरोग्यशाला का भी पता चला है, जो यह दिखाता है कि बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में भी शिक्षा दी जाती थी। यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था और इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। केपी जायसवाल शोध संस्थान 1950 के दशक में कुम्हरार की जब खुदाई कर रहा था, तो यहाँ पे एक मिट्टी का डिस्क मिला, जिस डिस्क पे धन्वंतरि लिखा हुआ है। स्पष्ट है कि गुप्त काल में धन्वंतरि इसी जगह से अपने चिकित्सालय का संचालन कर रहे थे। तो कुम्हरार एंशिएंट इंडिया में मेडिसिन का, सर्जरी का एक बहुत अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करता है। बौद्ध महाविहार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे थे। दूसरी ओर पाटलिपुत्र वैज्ञानिक शोध और अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यहीं से 499 एडी में आर्यभट्टियम की रचना की। आर्यभट्ट ने दशमलव के 10 स्थानों का निर्धारण बहुत बारीकी से किया, साथ ही पाई का मान सही निकाला। यह भी बतलाया कि धरती अपनी धुरी पर चारों ओर नियमित रूप से आवर्तन करती है और यही वजह है कि तारे हमें गतिशील दिखते हैं। In these universities, learning was not limited to only Buddhism. We had practical trainings like sculpture, metalwork, medicine, so when students left this place, they were equipped to deal with the world. बिहार के साथ खास बात यह है कि यहाँ प्राचीन काल से ही महिलाओं की शिक्षा का भी प्रमाण हमें मिलता है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी यहाँ पैदा हुई। उत्तर मध्य काल में मीमांसा की विद्वान भारती भी यहाँ थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शंकराचार्य से टक्कर ली थी। प्राचीन बिहार न केवल पूरे भारतीय महाउद्वीप में सभ्यता के प्रसार में संवाहक बना, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर एशिया में यह संस्कृति का संवाहक बना।